परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे ये √2, √11, √5, √7, etc. इसका जो है ना, हम परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कहोगे कि √4, √9, √16, √25, √36, ये सारे रूट में तो जरूर है, लेकिन इन लोगों का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। जब इन लोगों का वर्गमूल निकालेंगे ना, तो जो संख्या प्राप्त हो जाएगा ना, वो ये संख्या प्राप्त होगा। गिनती की संख्या में जो जितने भी संख्या है वो सारे परिमेय संख्या है। नहीं, ये अपरिमेय हो गया, सॉरी, ये अपरिमेय हो गया, और ये जो हम लिखे हैं वो हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। ये दोनों परिमेय संख्या, उसी का ये रूप है। नहीं, अब इन लोगों का परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। दशमलव में आता है, और उसके बाद और भी जो है ना आते जाता है, जो कि क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे। दशमलव प्रसार 2 प्रकार के जो पढ़े थे ना, टर्मिनेट और एक नॉन टर्मिनेट। ठीक है, तो उसी में से ही आएगा परिमेय संख्या p/q। इसमें से p/q के रूप में हम सारे ये संख्या जो है वो परिमेय संख्या को हम बता रहे हैं। नहीं, ये परिमेय संख्या है। अब कहोगे कि ये 0 क्या एक परिमेय संख्या है या नहीं? हम 0 को परिमेय संख्या कह सकते हैं कि नहीं? 0/1 इज इक्वल टू 0, लेकिन 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। हम इसको अपरिभाषित कहेंगे, इंफिनिटी है। ठीक है, मतलब कहने का यहाँ समझो कि 0 को कोई भी संख्या से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन कोई भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो वो कोई बात नहीं हुआ। यही कहने का मतलब वो कोई बात नहीं, मतलब वो अपरिभाषित, इंफिनिटी। मैथमेटिशियन जो है ना, कि ऐसे सिंबल को खोज करके रखा है। इंफिनिटी माने जब कोई बातें नहीं है, जब कोई भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो कोई संख्या नहीं आएगा, है। वैसे हम लोग सबको जान रहे हैं कि कोई भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होता है, कोई भी संख्या को 0 से ऐड करेंगे तो वही संख्या होता है, कोई भी संख्या को 0 से माइनस करेंगे तो वही संख्या होता है। अब यहाँ पर 0 को कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होता है। अब यहाँ पर 0 को कोई भी संख्या से ऐड करेंगे तो वही संख्या होता है, लेकिन 0 को अगर कोई भी संख्या से माइनस करेंगे तो क्या होता है? तो -1 होता है। ये छोटी छोटी चीज़ों को तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ जो है ना, तुम्हारा बड़ा भूल का कारण बन जाएगा। ठीक है, रियल नंबर में इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है। तो 0 जो है ना, वो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 0/1 लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो हमारा ये 0 एक परिमेय संख्या के रूप में है। अपरिमेय संख्या ये ऊपर वाले, ये सारे अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो होता है वो 2 प्रकार के होता है, एक धनात्मक परिमेय संख्या और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या। जब संख्या रेखा हम लोग देखे थे क्लास 7 में, ठीक है, ऊपर वाले को, इसको तुम लोग नोट करना चाहो तो नोट करके ये एग्जाम्पल लिख लेना। हम अभी तुमको बताने जा रहे हैं कि परिमेय संख्या के जो 2 प्रकार हैं वो कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, ये परिमेय संख्या,
परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दो प्रकार की, एक धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या, और एक दूसरा जो है वो ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, धनात्मक परिमेय संख्या का एग्जाम्पल जब देंगे तो 1/2, 3/4, 5/9, ठीक है, 7/10, etc. ये धनात्मक परिमेय संख्या के एग्जाम्पल है नहीं। और इधर -1/2, -3/5, 3/-7, 5/-9, etc. ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक परिमेय संख्या हो गया और अब ये ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो दो प्रकार के परिमेय संख्या है। अब है कि धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या हमको संख्या रेखा में अगर देखें तो किधर मिलेगा जी? ये संख्या रेखा है हमारा, ठीक है। और इस संख्या रेखा, ये संख्या रेखा की बात कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा तुमको परिचय कराएंगे, बहुत डीपली हम नहीं ले जाएंगे, न फिर इसी में उलझ जाएंगे। हमको कुछ और ही चीज तक जाना है, ठीक है। तो संख्या रेखा, संख्या रेखा को हम लोग देखे थे। मान लो यहाँ पर 0 है तो 0 के दाएं साइड जो जाता है वो धनात्मक, क्या कहते हैं, धनात्मक है। और इधर जो जाता है वो ऋणात्मक जाता है, ठीक है। तो धनात्मक की ओर जो जाएंगे वो धनात्मक परिमेय संख्या मिलेंगे उनको, ऋणात्मक की ओर जो जाएंगे वो ऋणात्मक परिमेय संख्या मिलेंगे। धनात्मक परिमेय संख्या के रूप में 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, इस प्रकार जो है ना वो एक संख्या रेखा को हम रिप्रेजेंट करवाए, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग इधर ऊपर वाले लिख दिया ना सब कुछ, तो इसको हम मिटाते हैं। तो देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अलावे भी और हम लोग बहुत सारा संख्या जाने थे, जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है। वो छोटा छोटे नीचे क्लास में बहुत देखे थे हम लोग ने, तो फिर से हमको देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम तुमको यहाँ पर एक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बारे में बतावे। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, हम तुमको सिर्फ एग्जाम्पल लिखाएंगे, हम परिभाषा नहीं लिखाएंगे। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे शुरू होता है हमारा 6 से, एक और अपने आप के अलावे 4 से, हाँ, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है। इसके पहले जो संख्या है उसके बारे में बताइए। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 21। ये सारे जो संख्या लिखे हैं वो एक और अपने आप के अलावे अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। अब हम कहेंगे 121। 121 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या?
ये नहीं समझना कि इसके जिसके जिस संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो वही भाज्य संख्या, कोई जरूरी नहीं। दुनिया में जितने भी सम संख्या है 2 को छोड़ करके बाकी सारा जो सम संख्या है वो भाज्य संख्या है, ठीक है। और विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या तुमको दोनों प्रकार के मिलेंगे, भाज्य की भी मिलेंगे और अभाज्य भी मिलेंगे। ये जो संख्या है ना वो तुम्हारा एक और अपने आप के अलावे 11 से भी भाग लगेगा, है। इसीलिए हम इसको भाज्य संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। और यदि 123 की बात करें तो क्या भाज्य है कि अभाज्य है? फिर इसके लिए हमको अभाज्य गुणनखंड करने का अकल होना चाहिए, है तो विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या पहचानने का तरीका जान रहे हो ना। विषम संख्या ये है, ये क्या है कि एक और अपने आप के अलावे और किससे विभाजित हो सकता है, 3 से। चलो मैं 3 कर दिए। और किससे विभाजित हो सकता है, 41 से। बोलने में कोई दिक्कत है क्या? बोलने में पैसा खर्चा होता है क्या? 6 से विभाजित तो होगा ही नहीं। 6 से विभाजित कौन संख्या होता है? जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वो 6 से विभाजित होगा। यह संख्या केवल 3 से विभाजित है, 2 से विभाजित नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये 6 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये हो गया तुम्हारा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। हम तुमको बस इतना ही एग्जाम्पल इसमें करेंगे। अब चलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, क्योंकि ये छोटा छोटा चीज तुमको पुनरावृत्ति करवा रहा है, रिवीजन। ये पुनरावृत्ति वाला चैप्टर है, मुझे कि नहीं। जो मेन चीज है वो हम लोग अभी वहां तक पहुंचे नहीं। थोड़ा बुक में दिया हुआ था ना, ये भाज्य अभाज्य के विषय में हम यहाँ वही उठा दिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ठीक है, 31, 33। इन सब संख्याओं के विषय में तुम जरा सोच के देखो तो ये एक और अपने आप के अलावे अन्य संख्या से विभाजित नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये 17, 1 और 17 में और कोई टेबल है? 17 जो है वो 17 से नीचे के टेबल में खोज सकते हैं, उसके ऊपर वाला टेबल में तो खैर सवाल ही नहीं। हम 20 को 20 से नीचे वाले टेबल में खोज सकते हैं, 20 से ऊपर वाले टेबल में खोजने का कोई सवाल ही नहीं। ये टेक्निक है, जानना है। अब हम 20 का टेबल 20 को खोजेंगे तो हम 21 कहाँ पढ़ेंगे, 22 कहाँ पढ़ेंगे, 30 कहाँ पढ़ेंगे? वो हमारा बेवकूफ़ी होगा कि नहीं होगा? सो ये अभाज्य संख्या हम तुमको लिखते हैं। अभाज्य संख्या में से ये 2 जो है ना, एक ऐसा सम संख्या हमको प्राप्त हुआ है जो वो इस ग्रुप में आ गया है। किस ग्रुप में आ गया? अभाज्य संख्या के ग्रुप में आ गया है। 1, 2 एक ऐसा सम संख्या है जो अब सम संख्या होते भी वो अभाज्य संख्या है। अब हमारे पास एक आया नहीं कहीं पर, ना भाज्य में आया है न अभाज्य में आया है, इसलिए एक जो है ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। उसी प्रकार हमारे पास 0 भी एक चीज है जो नहीं आया। तो 0 अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। 0 कोई संख्या के अंतर्गत नहीं आया, लेकिन 0 का इतना बड़ा वैल्यू है कि कोई भी संख्या के अगर दाहिने एक 0 लग जाता है तो उस संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है।
अगर 2 जीरो लग जाता है तो 100 गुना माप बढ़ जाता है। 3 जीरो लग गया दाहिना साइड तो 1000 गुना बढ़ जाता है। जीरो का वो महत्व है, ठीक है। लेकिन यही संख्या के जीरो के बाएं अगर हम कोई भी जीरो दे दें, कितनों भी जीरो दे दें, तो ये संख्या 5 है तो 5 ही रहेगा। बाएं लगा रहे हैं जीरो तक, और अगर दाएं जीरो लगा रहे हैं हम तो 5 से 50 हो गया, 50 से 500 हो गया, 500 से 5000 हो गया। फिर जीरो लगाते जाओ, उतना गुना वो उसका वैल्यू बढ़ता चला जाता है कि नहीं। तो जीरो एक अपना खास महत्व रखता है गिनती की संख्या में। तो जीरो है कहाँ? जीरो को हम तुमको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि एक और चीज हम देखेंगे कि अंक और संख्या दो चीज। अंक किसको कहेंगे और संख्या किसको कहेंगे? आखिर हम लोग पढ़े हैं और पढ़ेंगे ना, क्लास 8 में पढ़े कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 से अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ 2 चीज आया, अंक आया और संख्या आया, ठीक है। तो अंक हम किसको कहते हैं? अंक के रूप में जो है वो टोटल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुल मिलाकर के क्या होगा? कुल मिलाकर के ये 10 को है अंक। मात्र अंकों का जो मान है वो 10 है, 0 से लेकर के 9 तक। बाकी अब उसके बाद जो चीज आता है वो संख्या के रूप में आता है। ये संख्या के रूप में जो आता है ना, वो जितनी भी संख्या है, चाहे वो 2 अंकों की संख्या हो, चाहे 3 अंकों की संख्या हो, चाहे 5 अंकों की संख्या है, वो उन्हीं अंकों को लेकर के बनाया गया है। हम मान लो कि 7965 अगर हम लिखे हुए हैं, 7965 अगर लिखे, तो इसमें जो जो अंक आया है वो इसी में से आया है, इसके बाहर का है क्या? नहीं है। तो बड़ी से बड़ी जो संख्या बनाया वो इन्हीं अंकों को लेकर के बनाया गया है। तो ये तुम्हारे अंक कहलाए और ये संख्या कहलाए। जो संख्या हम 2 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या, सारा चीज हम लोग को पता है नहीं। तो ये संख्या हो गया। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं HCF और LCM, ठीक है। ये है तुम्हारा HCF और ये है तुम्हारा LCM। सबको हम लोग जानते हैं कि HCF और LCM कैसे निकलता है, ठीक है। तो HCF का फुल फॉर्म, वहां बैठो ना, वहां पर चंदन के पास, HIGH, हाईएस्ट का क्या होगा? HIGHEST, सही लिखे है ना? कॉमन फैक्टर है। और ये है लॉवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी की बात करें है तो महत्तम समापवर्तक, ठीक है। और ये है लघुत्तम समापवर्त्य। क्या हम ये सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? ये समापवर्तक है और ये समापवर्त्य है। समापवर्तक
समापवर्तक कहने का मतलब फैक्टर है, और ये समापवर्त्य है। समापवर्त्य मतलब मल्टीपल। अच्छा, ये फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या है? और यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास दो अंक है, एक अंक हमारे पास 12 का रहेगा और एक अंक हमारे पास 36 रहेगा। इधर भी एक एग्जांपल 12 लो और एक 36 लो, नहीं है ना? अब इसका फैक्टर 12 का फैक्टर हमको निकालना है, मतलब कि 12 किस किस टेबल में आता है पता करो। 12 जो आता है वो पहला में आता है, 2 का में आता है, 3 का में आता है, 4 का में, 6 का में और 12 का में, 13 का में, 14, 15। अब उसके बाद ऊपर हम जा ही नहीं सकते। अगर हम खोज रहे हैं ऊपर जा करके ना, तो हम समझो कि सबसे बड़ा बेवकूफ हम है। 12 से नीचे ही खोजना पड़ेगा ना। अब 36 का चले आओ। 36 किस किस टेबल में आता है? फैक्टर के मतलब होता है। 36 भी 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 36 ठीक से लिखो, 4 में आता है, 6 में आता है, 9 में आता है, 12 में आता है। और कहीं बीच में छूटा है क्या? पहला में, दूसरा में आ गया, तीसरा में आ गया, चौथा में आ गया, छठा में आ गया, 9वां में आ गया और 12वां में आ गया है? और 36 में आता है। हाँ, 18 में आता है, सॉरी 18 में आता है और एक 36 में आता है। 36 तक देखना है, उसके बाद और कोई नहीं आता है। हमको इस शब्द पर ध्यान देना है, कॉमन नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सारे 12 के फैक्टर आए और ये सारे 36 के फैक्टर आए ना? ये 12 के फैक्टर है और ये 36 के फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माने यहाँ पर मिलने का तो ये भी मिल रहा है, 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 9 नहीं है, और हमारा ये भी मिल रहा है। और कोई मिल रहा है क्या? लेकिन आंसर तो इसमें एक ही होना होगा। कौन है आंसर? 12 इसलिए आंसर होगा कि हाईएस्ट कॉमन, ये जो फैक्टर जो दिखाया गया है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें कौन है? यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बड़ी संख्या है वही हाईएस्ट होगा, उसी को ना हाईएस्ट करते हैं। तो यानी एचसीएफ जो प्राप्त हो गया वो 12 प्राप्त हो गया। एचसीएफ क्या प्राप्त हो गया? 12 प्राप्त हो गया। ठीक है। अब इसी प्रकार हम चलते हैं मल्टीपल में। मल्टीपल में हमको लगता है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्या? जैसे 12 का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल का मतलब 12 को 2 से गुना करो, 12 को 3 से गुना करो, मतलब 12 24, 12 36, 12 तक 48, 12 25 60, 12 तक 72, 72 84, 12 96, 12 98 से 12 120। उसके बाद और भी उधर होता है, नहीं होता है। 36 का मल्टीपल करो, 36 का मल्टीपल 36, 36 दूनी 72 है, 36 तिया 6 तिया 18 के 8 बाकी 1 है, 3 तिया 9 और 1 10 है। आगे बताओ,
4 से 7 6 चौके 24 है, 12 और 13 14 है, ठीक है। तो उसके बाद उधर और हम करो 5 से 5 छक्का 30, 5 से 15 और 3 18। इस प्रकार हमको बहुत सारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और सारा उधर मिलेगा नहीं, हमको इतना ही में से काम करेंगे, हम इतना ही में से पकड़ लेंगे। अब चाहिए हमको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये 12 का मल्टीपल है और ये 36 का मल्टीपल है। अब लोवेस्ट कॉमन माने सबसे छोटी, इसमें सबसे बड़ी फैक्टर खोजे थे और इसमें सबसे छोटी मल्टीपल को खोजे थे। सबसे छोटी मल्टीपल कौन है इसमें? सबसे छोटी मल्टीपल इसमें क्या है? 36। मिलने का तो और भी मिल रहा है, 72 यहाँ भी, यहाँ भी 108 यहाँ भी, यहाँ भी 144 वहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी 144 उधर भी मिलेगा, 180 उधर भी मिलेगा। हमको 15 तक हम जाएंगे तब, मुझे कि नहीं, नहीं मिलेगा सो बात नहीं है, हम उतना ही दूर तक लेकर के गए, लेकिन हमको दिखाना है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ सबसे छोटी जो मिलने वाली संख्या है वो 36 है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू क्या आ गया? 36। तो इस तरीके से हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालने का ये जो तरीका देखे वो हम लोग पहले से भी जान रहे थे, ऐसा बात नहीं कि नहीं जान रहे थे हैं। इसको बोला जाता है फैक्टराइजेशन और मल्टीपल प्रोसेस के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। एक ये तरीका पता था ना, अब इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, हम आते हैं दूसरा तरीका। महत्तम समापवर्तक जो है ना, भाग विधि द्वारा जो हम निकालते हैं ना, वो कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। ये तो इजी है, तुरंत बन जाएगा। हम लोग इसको जो है ना इस प्रकार का एक आकृति देते हैं, इस प्रकार का आकृति देते हैं और यहाँ पर 12 लिखते हैं और ये 36 है। वास्तव में भागा अगर करते हैं तो इसको जो है सो बोला जाता है डिविडेंड और इसको बोला जाता है डिवीजन। डिविडेंड किसको बोलते हैं? जिसको बोलते हैं भाज्य है, और ये है भाजक, भाज्य और भाजक। तो ये 3 बार लग गया, 12 3 36, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 हो गया। तो यहाँ पर एचसीएफ जो आया वो 12 आया, ये वाला जो मान रखता है 16। सिंपल सा एग्जाम्पल था ना, इसलिए एक और एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं। नहीं तुम लोग कोई बता सकते हो कौन एग्जाम्पल है? अगर हम 37 और 108 ये वाला लेते हैं, नहीं ठीक हो गई, इसको लेते हैं। ये टूटे पड़ गया नहीं, इसीलिए हम इसको ले लिए। बड़ी संख्या को तुम जो है ना डिविडेंड बनाओ और छोटी संख्या को जब भी बनाओ डिविजर बनाओ। ये 36 करो, डिविजर बनाओ है? अब यहाँ पर 36 दूनी 72, 36 तिया इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 ही बार लेना होगा ना। 36 दूनी 72 करके, तो 36 तिया 108 आ जाता है क्या? 36 लिए हैं, 7 था 36 कर दिए, 6 होगा यहाँ पर है, गड़बड़ हो गया ये भी। 3 बार में कट जाएगा, तो कोई ऐसा संख्या लो ना जो नहीं कटेगा, हमको आगे तक जाना पड़े, वो ऐसा वाला लेते हैं। कैसे कैसे बीच में आ जाता है हम लोग के पास। तो 26 दूनी 26 किया, अगर 26 हम लेते हैं तो 26
6 18 78 हो ना। 3 बार लेते हैं ना, 3 बार ले लिए तो क्या होगा, 4 बार लेते हैं तो 6 चौक 24, 4 8 8 2 10, 104 होता है 4 बार लिए 104 कर देते हैं, 4 आए और यहाँ पर क्या आ गया 26। अब ये वाला जो 26 है उसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं। अब की बार देखो यहाँ पर ये जो था वो था डिवीजर, डिविडेंड, और ये डिवीजर था, डिविडेंड बन गया, और ये रिमाइंडर था। अगली बार में जो होता है वो जो हमारा भाजक था उसको भाज्य बना दो, इसका काम खत्म हो गया। भाजक जो था उसको भाज्य बना दो, शेषफल जो था उसको भाजक बना दो। यही नियम है ना महत्तम का। तो इसको हम 6 चौके क्या करेंगे 24 कर देंगे, तो घटा देंगे, यहाँ पर 2 बचेगा, फिर भी 2 बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, ये जो 4 है जो अभी डिवीजर था इसके लिए उसको हम बना देंगे अब डिविडेंड में, है बना दिए ना, और 2 दूनी 4 कर दिए और यहाँ पर 0 कर दिए। और ऐसा तब तक हम करते रहेंगे जब तक ना कि हमारा रिमाइंडर 0 बच जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ आया वो HCF के रूप में तो आया कि नहीं, ठीक है। तो एक ये है तुम्हारा महत्तम समापवर्तक निकालने का, एक वो जो था वो था क्लियर। इसमें क्या है कि 12 और 36, 12 और 36 का हम निकालते हैं ना, तो हम अब यहाँ पर खोजते हैं टेबल की। एक ऐसा टेबल होना चाहिए जिसमें 12 भी हो और 36 भी हो। तो एक चीज़ और इसमें गौर करना कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे लोवेस्ट टेबल को लेकर के चलो। वैसे बड़का में तो मिल जाएगा हमको, लेकिन बड़का में देंगे नहीं, लोवेस्ट टेबल एक को छोड़ करके हम 2 से लेंगे। तो यहाँ पर हो गया ये, फिर उसी प्रकार हम लोवेस्ट टेबल लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पर 3 लेकर के चलेंगे और अब कुछ नहीं होगा। तब क्या हो गया कि एलसीएम इज इक्वल टू हो गया 2 गुने 2 3 गुने 3। गुना करने का आसान तरीका 3 या 9 और 2 गुने 4, तब 9 चौके 36। ये तरीका देखे थे और एक ये तरीका देखे थे, तो ये 2 तरीका देखे थे ना। अब चले अब तीसरा तरीका, हम इसको मिटा दें ना, इसका लिंक इसको बनाने या कोई नहीं जाना है, ये तरीका जान है ना सबको, जान तो रहे अब तीसरा तरीका देखो, कहता है इसमें कि एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है तीसरा विधि का। 2 संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का जो गुणनफल होता है वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसी फॉर्मूला के द्वारा हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। हमने इसका एलसीएम क्या पाया था, इसका एलसीएम क्या पाया था 12 पाया था ना, ये फॉर्मूला उठाओ। और यहाँ पर एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू 2 संख्या कौन कौन था मेरा 12 और 36 था या नहीं, ठीक है। अब एलसीएम हमको पता नहीं है, इंटू HCF जो है वो 12 है,
है, तो 12 गुने 36, ये 12 12 कट गया, तो हमारा इसका एलसीएम क्या आ गया, 36 आ गया। ठीक है, जब एलसीएम 36 आ गया तो हम तुमको इस फॉर्मूला को सत्यापित करके दिखा देते, चेक करके दिखा देते कि हमारा रियल बात है कि नहीं है। जैसे अब एचसीएफ जो है वो हमारा आया था 12, ठीक है, और एलसीएम जो आया है वो 36 आया है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करो, यानी 36 गुने 12 करो, 12 छक 72 के 2 बाकी 7, 12 तिया 36 और 7 कितना होगा, 36 और 7 43 होगा ना। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑफ टू नंबर्स, जो 12 था और ये 36 था, यही दो संख्या था ना, 12 और 36। अब दोनों को तुम मल्टीप्लाई करो, तो 12 छक 72 के 2 बाकी 7, 12 तिया 36 और 7 43। तो इस तरीके से 432 दोनों तरफ आया। कोई दो नंबर तुम हमको बताओ, इस पर अगर संतुष्ट नहीं हुए तुम, तो कोई दो और नंबर हमको तुम बताओ जिसका हम एचसीएफ निकाल करके या फिर एलसीएम निकाल करके दूसरा तरीका निकालेंगे। बुझे ना, हमारा सूत्र यही है। ठीक है, इसको तुम लोग नोट करके हमको दो नंबर और तुम बताओगे जिसका हम तुमको बना करके दिखा सके। देखो एक और एग्जांपल हम लिए 90 और 126। याद रहे कि हमने अभी जो फॉर्मूला लिखा था वो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, यही फॉर्मूला था, है ठीक है। अब इसमें से तुम एक निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो, 90 और 126, ठीक है। 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, तो एक बार लगेगा, 90 करो और यहाँ 6 होगा और यहाँ 3 होगा। यहाँ क्या उतारेंगे, 90, बोलो 90, तो 36 दूनी 72, यहाँ 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ क्या उतरेगा 36, तो 18 दूनी 36 क्या हो जाएगा 0। एलसीएम क्या है 18 है। हमको एलसीएम इस फॉर्मूला के द्वारा निकालेंगे, दो में से एक निकालना होगा, ठीक है। तो एलसीएम इंटू 18 है ना, इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल 90 गुने 126, ठीक है। एलसीएम इज इक्वल टू 90 गुने 126 बटे 18, 18 सत्ते 126, ठीक है। तो एलसीएम जो आया वो 90 गुने 7 मतलब 9 सत्ती 63, 630 है। अब इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। चेक करने के लिए यहाँ एक बॉक्स बना दें, ठीक है। एलसीएम जो आया वो आया 630, एचसीएफ जो आया वो आया 18
है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करो, यानी 630 गुने 18 करो। 18 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। 18 को 3 से गुना करो, 54 का 4, 54 का 4 यानी कितना 5। 18 को 6 से मल्टीप्लाई करो, होता है कि नहीं। बाकी कितना रहा था, 5 जोड़ो, कितना आया है, सही है ना। चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एक नंबर तो तुम्हारा क्या है 126 और दूसरा नंबर 9 है ना। तो 0 को अभी हटाओ, 9 छक्का 54 के 4, बाकी 5, 9 दूनी 18 और 5 23, बाकी 2, 9 एका 9 और 2 11। अब एक 0 यहाँ बैठा है, देखो है ना दोनों तरफ बराबर। तो हमारा ये फार्मूला सत्यापित हो गया कि नहीं हो गया है। तो तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया टॉपिक।